दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स गपशप में। आज हमारे साथ हैं विक्रम जयंत जी, जो कि बहुत सारे प्ले करते हैं और प्ले जो है वो इनका एक पर्टिकुलर टॉपिक पर है। इनका एम है कि ये जो है हमारी दुनिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर नशे को जो है वो खत्म कर दें। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू तमन्ना जी, आपको बहुत बहुत आभार आज इस गपशप में हमें बुलाने के लिए। सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कि आपने क्या सोचा कि आपको इस तरह से प्ले करना चाहिए और लोगों को इस चीज को लेकर अवेयरनेस देनी चाहिए कि उन्हें नशा नहीं करना। ये एक सफर था जो थिएटर के माध्यम से शुरू हुआ। थिएटर आर्टिस्ट था तो गांव में जाते थे, हम अलग अलग मुद्दों पे प्ले किया करते थे। उसी दौरान हमें नशे के खिलाफ एक प्ले था, मिट्टी रुदन करे, वो करने का मौका मिला। और जब गांव में गए हम तो एज ए आर्टिस्ट इस प्ले को कर रहे थे, पर करने के बाद में काफ़ी लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं और वो बोलते हैं आपने बहुत अच्छा एक्ट किया, आपने ये किया, तो उससे बड़ा खुद को खुशी होती है। पर अब उसके साथ साथ कुछ चीज़ें अलग सी आई। वो कहने लगे आप इस प्ले को रुकने मत दीजिए, आप इस प्ले को आगे लेके जाइए। तब जब हमने उनकी आंखों में देखा कि ये सिर्फ एक नाटक नहीं है, ये असल में लोगों की सच्चाई है और लोग चाहते हैं कि ये सच्चाई सामने जाए कि आखिर नशा कैसे बर्बाद कर रहा है, ताकि जो लोग अभी बचे हुए हैं उनके सामने अगर ये दास्तान आएगी तो निश्चित ही कुछ बदलेगा। तो ये शुरुआत नाटक की यहाँ से हुई कि आओ फिर नशे के खिलाफ ही काम करते हैं। तो बदलाव की शुरुआत करी है आपने एक। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने इस नशे वाले प्ले में किस किस को जोड़ रखा है एज ए आर्टिस्ट? हाँ जी, आर्टिस्ट के इसमें मेरी खुद की बेटी है, छोटी 8 साल की है, नाम है लक्षा और अभी 4th क्लास में पढ़ रही है। पहले हम इसमें 4 आर्टिस्ट हुआ करते थे, पर कुछ कारणों से हमें आने जाने में और काम हो जाया करते थे उसकी वजह से, क्योंकि हमें एक दिन मिलता था हफ्ते में, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और सैटरडे हमारा ऑफ रहता था। तो सैटरडे को हमने कोई ना कोई स्कूल कॉलेज में जाके ये प्ले दिखाना भी ड्रग्स क्या है, और हमारा एम था सिर्फ यूथ को कन्विंस करना। तो अब ये जब प्ले रुक जाया करता था, एक सैटरडे निकलना यानी अब अगला सैटरडे आएगा तभी होगा। तो फिर हमने ये सोचा नहीं, आर्टिस्ट कम करते हैं भले, पर सैटरडे को रुकना नहीं। तो फिर हमने 2 आर्टिस्ट से इसको शुरू किया। तो मेरे साथ एक आर्टिस्ट है सही राम जी, जो पेशे से तो इलेक्ट्रिशियन है, पर नशे के खिलाफ उनकी लगन इतनी है कि वो हर सैटरडे मेरे पास जरूर आते हैं इस प्ले को करने के लिए। तो हम दोनों करने जाया करते थे, तो बेटी भी मेरे साथ जाया करती थी देखने के लिए, भी मुझे भी जाना है। तब जाके उसने देखा तो उसने कहा कि पापा मैं भी ये कर सकती हूँ। तब हम 2 से 3 हो गए और अब हम 3 लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इसमें अब आप खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो आपके साथ में प्ले कर रहे हैं को आर्टिस्ट, वो भी अदर जॉब करते हैं और आपकी बेटी भी होगी। तो आप तीनों लोग, मतलब आपके अंदर इतनी डेडिकेशन कैसे है कि आप अपना वो काम भी कर रहे हो और उसके अलावा ये नशे वाला भी अपना प्रोग्रेस को आगे बढ़ा रहे हो? स्कूल कॉलेज में जब जाते हैं तो लोग सामने से बोलते हैं इस बात को लेकर कि हम नहीं करेंगे ये चीज़ जो आपने दिखाई। तब हमें लगता है कि अगर हम 6 दिन काम करें हफ्ते में और एक दिन अगर हमारा ये जीवन किसी ऐसी चीज़ को लेकर लगे जो समाज को बचाने के लिए, परिवारों को बचाने के लिए और खुशियों को बचाने का काम करें, तो हमें निश्चित ही ऐसा करना चाहिए। इसीलिए हम तीनों को ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी का कुछ एक हिस्सा अब इस लड़ाई में हमें लगाना है। बस उसी को लेकर फिर हर हफ्ते हम तैयार हो जाते हैं, अभी अब करना है। जयानी जी, आपको क्या लगता है कि जो हमारा यूथ है या जो मतलब बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हो गए या कॉलेज के बच्चे हो गए, ऐसे क्या कारण होते हैं जिनके कारण ये इसकी नशे की लत की तरफ या नशे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं? सर, इसका जो स्कूली दौर है बच्चों का, उस समय क्या रहता है कि हर एक बच्चे को एक नई चीज़ की इच्छा रहती है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उसको जानने की चीज़ की ज़रूरत होती है। और फिर कुछ हमारे समाज के अंदर नशे को एक सामाजिक स्वीकृति के रूप में भी
स्वीकार्यता मिल गई है। आप पार्टीज, शादी में आप देखेंगे कि नशा वहाँ पर इस तरीके से लिया जाता है जैसे ये वास्तव में हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत हो। पर जो उस उम्र के लोग ले रहे हैं उनको देखकर बच्चों को भी ये लगता है कि हमें भी लेना चाहिए। तब वो जो चीज़ होती है वो उनको उस तरफ ले जाती है जहाँ उनको नहीं जाना था। और उसी, क्योंकि जो एक नशा है ना सर, वो एक बर्बादी की सीढ़ी है। आप शुरू तो किसी ना किसी छोटे नशे से हो सकते हैं, फिर आप वहां रुकेंगे नहीं, फिर आप हर एक दिन एक अलग चीज के लेकर। मतलब आपके कहने का है कि ये एक वन वे रास्ता है, इससे वापस नहीं आया जा सकता। वापस आया जा सकता है, हाँ वापस आया जा सकता है, पर ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें कम नशे की तरफ आप नहीं जाएंगे, हर बार आप अलग नशे की तरफ जाएंगे, अलग नशे की तरफ। और वो सिंथेटिक ड्रग्स अब हमारे समाज में आप देख ही रहे हैं, आप जहां भी देखेंगे लोगों को नशा करते हुए, ज्यादातर जो बच्चे नशा कर रहे हैं तो वो सिंथेटिक ड्रग्स कर रहे हैं, जिसमें गोलियां, इंजेक्शन, और जिसे हमारी भाषा में हम चिट्टा भी बोलते हैं, पंजाबी जो हमारा एरिया है, हाँ चिट्टा जो शब्द है, बहुत महंगा नशा है और इतना खतरनाक नशा है। एक बार बच्चा 2 से 3 बार इसको ले तो बस इसका एडिक्ट हो जाता है, और इतना एडिक्ट हो जाता है उसके लिए फिर वो चोरियां भी करता है और डाके भी डालता है और खुद भी मरता है, लोगों को भी मारता है। ऐसे हालात हमारे समाज में आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आप, हर दिन कहीं ना कहीं टीका लगा रह जाता है। ये हालात इस समय स्कूल कॉलेज के भी हो रहे हैं। तो मतलब एक आप इसका ये भी कारण मानते हैं कि संगति भी इसका एक कारण है, कि जैसी संगति बच्चे को मिल रही है, जैसे जिन लोगों के साथ वो रोज बात कर रहा है स्कूलों के अंदर या कॉलेज के अंदर, हाँ वो भी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज के लिए, नशे के लिए। प्लानिंग शुदा काम है सर, बिल्कुल पूरा का पूरा एक प्लान है सिंथेटिक ड्रग्स को फैलाने का। उसके अंदर जो संगति की बात करें तो वो ये है कि असर इसका रहता है, जैसे आप कई बार लोग कह जाते हैं कि आप अगर पावरफुल हैं तो आप बच सकते हैं, किसी की संगत का असर नहीं पड़ता, पर ये सिर्फ 10% लोगों पे लागू होता है। जब हम बैठते हैं तो आपने भी देखा होगा कि कई बार हमारे दोस्त भी बोल देते हैं, यार एक बार टेस्ट करके देख, जिंदगी में किसी को क्या बताएगा कि तूने क्या किया, आप भगवान को क्या जवाब देंगे कि आपने जिंदगी में कुछ, और ये आदत नहीं लगती, 1-2 बार लो सब सेट हो जाएगा। और चिल करो यार, कितनी लाइफ है हमारे दोस्ती को आगे करके कि तू मेरा दोस्त है तो एक बार टेस्ट करके देख, टेस्ट कर ले दोस्ती के लिए, हाँ दोस्ती के लिए टेस्ट करके देख, और उसको ये लगता है कि हाँ वापसी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सिंथेटिक ड्रग्स है, ये आप 1-2-4 बार लेंगे, उसके बाद में आपकी आदत बन जाएगी, आदत आपकी इतनी खतरनाक बन जाएगी कि आप उसके लिए फिर कुछ भी करें, फिर उसके बाद कुछ भी करें। मैंने ऐसे देखा है हमारे पड़ोस के अंदर ही, ऐसे मतलब काफ़ी अच्छा लड़का था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, शरीर के अंदर सेहत भी अच्छी थी, पर क्या संगति उसकी खराब हुई, संगति के साथ फिर वो खुद भी खराब हो जी जी, और अब तक सही नहीं हो रहा। हाँ, और आप देखेंगे कि सही होने का जो सिंथेटिक ड्रग्स का है तमन्ना जी, इसके अंदर रिकवरी रेट बहुत कम रहता है। नशा मुक्ति केंद्र जो बने हुए हैं हमारे इर्द गिर्द, आप देखेंगे कि एक टाइम था जब नशा मुक्ति केंद्रों के पोस्टर आप कहीं नहीं देखते थे, आज हर गली चौराहे मोड़ पे छपा होता है नशा मुक्ति केंद्र, नशा छुड़ाओ। तो जब ऐसी चीजें छपने लग गई है, इसका मतलब वो आउटपुट समाज का हमारे सामने आने लग गया है भी, अब है, नहीं तो ये पहले पंजाब में हुआ करता था, अब हमारे गंगानगर में और गंगानगर के आसपास हनुमानगढ़ में, और यहाँ पे सरेआम पोस्टर लगे हैं, आप देख सकते हैं। तो नशा मुक्ति केंद्र इस बात को दिखा रहे हैं कि नशा बढ़ रहा है, पर नशा मुक्ति केंद्र इसको कितना छुड़ा पा रहे हैं, ये तस्वीर बहुत खतरनाक है। रिकवरी रेट बहुत कम रहता है, और आप जब नशा मुक्ति केंद्रों में किसी को बांध के रखते हैं, एक जो नशे का एडिक्ट हुआ व्यक्ति है, अगर आप उसको बांध के रखते हैं तो वो और ज्यादा भड़क जाता है, इसीलिए रिकवरी नहीं हो पाती है। नशा एक ऐसी चीज है जिसे आप धक्के से छुड़वा नहीं सकते। अब बहुत बार नशा छुड़वाया नहीं जाता, ये छोड़ा जाता है। मतलब उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए जी, जब तक वो इसके लिए
रजामंद नहीं है कि मुझे छोड़ना है, तब तक आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, और कोशिश हो भी रही है। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाते हैं और वहाँ जब तक वो रहता है तब तक उसके अंदर से नशा निकालने की कोशिश करते हैं। वो मारते भी हैं, उसको कोई अलग दवाइयाँ देते हैं, उसको कोई टेबलेट्स पे किया जाता है। तो वो एक बार तो अंदर सही रहता है, घर वालों को भी लगता है वो छोड़ गया सब कुछ, पर वो जिस दिन नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आएगा वो वापस वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ से वो गया था। मतलब अंदर से उसका जो तलब है, जो उसकी वृत्ति बन चुकी है, जी, लोग कहते हैं कि जी, फिट हो गया, एक दिमाग के अंदर घुस गई चीज, घुस गई। हाँ, तो वो चीज जब तक नहीं निकालेंगे उसके बाहर से, जी, या उसकी वो जगह खुद कुछ अपने, हाँ, वो खुद जब तक उस चीज को नहीं निकालेगा, खुद उसको निकाल के। सिंथेटिक ड्रग्स इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक काम करती है कि सबसे पहले विल पावर खत्म करती है। जो टेबलेट्स हैं और जो चिट्टा, स्मैक, हीरोइंस हैं, ये सब सबसे पहले आपकी विल पावर को खत्म करती है। अगर एक बार जो यूथ इसमें फंस जाता है वो ये सोच भी नहीं पाता उसकी इसके बगैर कोई जिंदगी भी है क्या। और ऐसी घटनाएं हुई हैं। हनुमानगढ़ के अंदर एक फेफाना में घटना हुई थी, वहाँ पे एक 16 साल के बच्चे को छुड़वाने की कोशिश की घर वालों ने नशा धक्के से। तो वो बच्चा सबसे पहले उस इंसान को अपना दुश्मन मानता है जो इसको छुड़वाने की कोशिश करता है। तो उसने नशा मुक्ति केंद्र से आकर अपने माँ बाप को कुल्हाड़े से, अपने छोटे भाई को कुल्हाड़े से तक काट दिया। ऐसी घटनाएं आम समाज में बहुत देखने को मिलती है। हम जब प्ले के माध्यम से जाते हैं घरों में, गाँव में, तो खुद औरतें हमसे कहती हैं हम बहुत बार छुड़वाने की कोशिश करते हैं पर वो हमें मारता है। वो कहता है आप मेरे और अगर मेरे नशे के बीच में आने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। तो बहुत ये एक बुरी कंडीशन है, ये बुरे हालात हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं हर दिन। और ये जो हमारा गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कभी उड़ता पंजाब हुआ करता था, अब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उड़ता गंगानगर जी, अब उड़ता गंगानगर बन चुका है। और 1,500 करोड़ से ज़्यादा की हीरोइन पिछले 1 साल के अंदर हमारी बॉर्डर पे पकड़ी जा चुकी है बीएसएफ और पुलिस के द्वारा। 1,500 करोड़, हाँ जी, 1,500 करोड़ से ज़्यादा की हीरोइन। और ये ड्रोन के माध्यम से आप देखते हैं कि पाकिस्तान से आ रही है, और अब वहाँ इसकी कॉस्ट बनने की कम होती है और यहाँ बॉर्डर पार करते इसकी करोड़ों में कीमत है 1 किलो की। तो सबको ये लगता है कि हमें तो अमीर बनना है। अब वो अमीर बनना कैसे है, अब वो सोच चुके हैं कि वहाँ से हीरोइन लें और यहाँ सप्लाई करें। एक बार फ्री में खिलाओ, क्योंकि फ्री में खिलाओ आप 1 किलो में से आप 200 ग्राम फ्री में खिलाओ, 800 ग्राम आपकी कीमत पूरी करके जाएगी। और यहाँ पे 1 ग्राम की कीमत कम से कम 4,500 से 5,000। तो फिर अगर इतनी कीमत है, लेकिन अपने देखते हैं कि ये सिर्फ अमीर लोग ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे गरीब लोग भी कर रहे हैं, तो फिर वो लोग इस तरह की कीमतें कैसे चुका पाते हैं? जी, ये ही एक समाज के लिए विषय अब गंभीर है कि अगर समाज इसके ऊपर नहीं सोचेगा तो वो एक ऐसी मुसीबत सामने आएगी जिसे लोग फेस नहीं कर पाएंगे। वो है क्राइम। 85 से 90% जितने भी मामले क्राइम के हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, सरेआम डाके डल रहे हैं। आप देखेंगे कि आस पड़ोस जितने भी अखबार आप देखिए उठा के, आस पड़ोस में ही आपको सूचना मिल जाएगी आज वहाँ पे ताले टूट गए, आप वहाँ से पानी की मोटर उठा के ले गए, वहाँ से एसी उठा के ले गए। तो मतलब ऐसी घटनाएं, वो अपना उस चीज को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा तो चोरियों पर डिपेंड हो जाते हैं। अच्छे घरों के बच्चे जब पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं तो अच्छे घरों के बच्चे जिनके पिताजी किसी अच्छी पोस्ट पे तक हैं, उनके बच्चे चोरियां करते हुए पकड़े जा रहे हैं। बाइक्स चोरियां हो रही हैं, राह जाती हुई महिलाओं की चेन खींची जाती हैं, मोबाइल खींचे जाते हैं। तो ये जो चोरियां हैं ये उस बात को बता रही है कि वो जो लोग फंस चुके हैं वो अपनी पूर्ति को, क्योंकि ड्रग्स एक डिमांड बेस्ड प्रॉब्लम है, जब तक मांग रहेगी तब तक पूर्ति करनी आवश्यक रहेगी। और पूर्ति की आवश्यकता के लिए वो चोरियां भी करते हैं, डाके भी डालते हैं। और एक तरीका जो उनके पास है वो नए बंदों को अपने नए सिखाते हैं। हाँ, उनसे उनका खर्चा निकलता है। जैसे मैं एडिक्ट हूँ तो मैं ये करूंगा कि 20 लोगों को सिखाऊंगा और उनसे मेरा खर्चा निकल जाएगा, पर मैंने खुद के खर्चे के चक्कर में 20 घरों को तबाह कर दिया। तो अब आप मेरे को थोड़ा अपने प्ले के बारे में बताइए कि जैसे मतलब आप लोग अलग अलग जगह पर जाकर प्ले करते हो, तो आपके सामने कुछ ऐसी भी कहानियां आती होंगी कि कुछ लोग आपके प्ले को देखकर बोलते होंगे कि नहीं बस अब हम ये चीज नहीं करेंगे जी। ऐसे कोई 1-2 कहानियां हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बार होता है ऐसा। हालांकि उसके बाद में उसने किया कि नहीं किया वो हमें नहीं पता होता, पर उस समय और उसके बाद में भी कई ऐसी घटनाएं हुई।
हमने सेंट्रल जेल में कार्यक्रम किया हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा। तो सेंट्रल जेल में कार्यक्रम किया, तो आपको पता है जेल में कौन लोग होते हैं, वही होते हैं जो किसी न किसी गुनाह को लेकर पश्चाताप कर रहे होते हैं। तो वहाँ हमारा कार्यक्रम के बाद हम चले गए थे, और मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, और इतने में किसी ने आके पीछे से आके, और जब मैं ट्रेन चढ़ने लगा उस समय किसी ने आके मेरा हाथ पकड़ा। सर आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं पहचाना। कि जी मैं जेल में था जब आप कार्यक्रम करने के लिए गए। तो फिर मैंने कहा आप गंगानगर जेल में थे, क्योंकि हम कई जेलों में करके आए। अच्छा। तो उसने कहा हाँ जी गंगानगर जेल में था। मैंने कहा जी बताइए। कि सर मैं आपका फैन हूँ। मैंने कहा जी फैन तो देखने से तो बहुत हो जाते हैं, आप बताइए स्पेशली फैन कैसे हैं? कि सर मैं पहले नशा करता था, और जिस दिन हमने प्ले देखा उस दिन हमारी जो बैरक थी उसमें 15 जने थे हम। अच्छा। और 15 के 15 जनों ने इस बात की शपथ ली कि एक तो आज के बाद हम कभी नशा नहीं करेंगे। और वो 15 में से 12 बंदे बाहर आ चुके थे, जो मुझसे नहीं मिले थे उनमें से वही मुझसे मिला था। और बाहर आते उसको उसके दोस्तों ने कहा आजा तुम अपनी जिंदगी का मतलब अंदर बहुत बुरा वक्त बिता के आया, आजा चिल करते हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं जो बुरा हिस्सा था वो अंदर छोड़ आया। अच्छा। अब मैं एक अलग इंसान हाँ, और वो मुझे आपकी प्ले से मिला। तो हमें बहुत खुशी होती है जब कोई ऐसा कहता है। तो मिलते रहते हैं ऐसे लोग, काफी मिलते रहते हैं कि हाँ हम छोड़ गए, और हमारा तो उद्देश्य है और जान इसी से मिलती है कि जब कोई कहता है, अगर लोग कहना बंद कर देंगे उस दिन हम करना भी बंद कर देंगे। ये बात सुनकर तो सच में बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप कहाँ प्ले कर चुके हैं? ये प्ले जो हमारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन 3 स्टेट्स में ज़्यादा हो रहे हैं। तीनों स्टेटों में अब तक कम से कम हमारी टीम 1500 से ऊपर ज़्यादा प्ले कर चुकी है। 1500 से हाँ ज़्यादा? जी। पिछले 5 साल से हम इस मुहिम को लेकर चले हुए हैं, और इस समय गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गंगानगर जिला कलेक्टर अर्शदीप जी और गंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास जी शर्मा एक ऑपरेशन सीमा के नाम से मुहिम को लेकर यहाँ गंगानगर में हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और उसी कार्यक्रम के तहत हम 100 गाँव में 100 कार्यक्रम के तहत 10,000 यूथ को अपने साथ जोड़ रहे हैं। मतलब आपके प्ले के साथ? प्ले के साथ, हमारे प्ले के साथ और इस अभियान के साथ। क्योंकि प्ले से वो उनको ये लगेगा हमें कुछ करना है। अब हम उनको बोलेंगे भी आओ अगर कुछ करना है तो। हमने उनको नाम दिया यूथ लीडर। यूथ लीडर, हाँ, जो हमारे साथ जुड़ेंगे हमने उनको यूथ लीडर का नाम दिया, क्योंकि हर किसी को लीड करना अच्छा लगता है। हाँ। तो हमने उनको लीडर बनाया, किसका? यूथ का। अब यूथ लीडर बनकर वो उस गांव को बचाने का काम करेंगे। वो बहुत सारी समस्याओं के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो पौधारोपण है वो करेंगे, और चाहे वो गलियों की सफाई है, गांव की सफाई है। बहुत सारे ऐसे इवेंट हम चलाएंगे जिसके माध्यम से वो यूथ पॉजिटिव एनर्जी की कवर होकर एक मजबूत संगठन बनेगा। फिर उसी गांव के यूथ जुड़ेंगे भी, यार ये 100 लोग कुछ अलग कर रहे हैं, तो हम उन यूथ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सम्मानित करवा रहे हैं, इंस्पायर करेंगे। हाँ जी सर, जी सर। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको आगे सम्मानित करवाएं, उनसे ऐसी काम करवाएं समाज में जिससे समाज उनको एक अच्छा इंसान माने, ताकि समाज के सामने एक हिस्सा ये भी आए कि यूथ इस तरह भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसा लोगों का एग्जांपल हाँ जी, जैसे लोगों का विश्वास उठ चुका है, यूथ कुछ नहीं कर सकता, यूथ किसी काम का नहीं है, तो ऐसा काम करे यूथ ताकि लोगों में विश्वास जागे भी अब हमारा यूथ कुछ अच्छा कर रहा है। तो माँ बाप भी हमारे साथ लोगों को जोड़े, अपने बच्चों को जोड़े भी, जाओ किसी टीम का हिस्सा बनना है तो यूथ लीडर बनो और ऑपरेशन सीमा का हिस्सा बने। सही बात है। ऑपरेशन सीमा और यूथ लीडर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है वास्तव में। मुझे लगता है कि जैसे मतलब हमारे अंदर यूथ के अंदर काफ़ी एनर्जी होती है, तो हम कहीं ना कहीं शायद अपनी एनर्जी को आज डाइवर्ट कर लेते हैं। कभी हम मोबाइल के अंदर कर लेते हैं, तो कुछ लोग नशे के अंदर कर लेते हैं, कुछ किसी और चीज़ के अंदर। लेकिन ये यूथ लीडर वाली चीज़ बहुत अच्छी है, शायद इससे हमारी एनर्जी जो है वो सही जगह डाइवर्ट हो पाएगी। जी जी, जो आप कहीं ना कहीं मतलब सोसाइटी के लिए भी यूज हो, सोसाइटी के लिए यूथ सोसाइटी के लिए बना होता है, समाज के लिए काम यूथ करता है, बदलाव का हिस्सा हमेशा यूथ रहता है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ा था, करतार सिंह सराबा 17 साल की उम्र में फांसी चढ़ा था। तो आइकन ऐसे होने चाहिए यूथ के। अब रही बात, जैसे आपने कहा मोबाइल्स हो गए, हम किसी बच्चे को ये बोले अकेला सिर्फ तुम मोबाइल छोड़ दे, उसके हाथ से छीनने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं छोड़ेगा। हमने उसको एक ऐसी एनर्जी देनी है जो उसको अच्छा लगे। हर किसी को सम्मानित होना, हर किसी को कहीं ना कहीं उसका नाम बोला जाए, किसी अच्छी चीज में उसका नाम जुड़े, तो उसको
फील होता है भी मैं हूँ, और उसको एहसास कराना ही हमारा इस मुहिम का उद्देश्य है युवाओं को कि आप हैं। तो ये हमारे यूथ को समझना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। जो उन्हें सुनना है वो लोग गाएंगे, जो उन्हें खाना है वो लोग बेचेंगे। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम डिमांड बेस्ड, डिमांड पे, प्रोडक्शन की नहीं है। कोई कुछ बेच रहा है, ये जरूरी नहीं है वो हम खाएं। सही बात है जी। और सर अब आप अपने थोड़े प्ले के बारे में बताइए कि आखिरकार आप अपने प्ले में ऐसा क्या करते हो कि सेंट्रल जेल का बंदा आके कह रहा है कि मैं नशा छोड़ रहा हूँ, और वो भी एक आधा नहीं 15 डायरेक्टली आके आपको ये कह रहे हैं। अब वो तो उनकी बैरक ने बताया, बाकी हाँ जी। सारे लोग मुझसे नहीं मिल पाए और वहाँ इतने लोग रोए। सबसे पहले तो ये हमारा प्ले का ये रहता है कि हमारा प्ले का 2 हिस्सों में हम करते हैं। पहला हिस्सा तो इतना मजेदार होता है, लोग हंसते हैं और इतना हंसते हैं कि जैसे वो किसी कॉमेडी शो को देख रहे हैं। उनको खुद को यकीन नहीं होता है। कई बार तो हमसे लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, यार ऐसे कॉमेडी से नशा कैसे छुड़ाओगे? तो हम उनको बोलते हैं एक बार कूल रहिए, आगे आइए तो सही। तो फिर जैसे ही दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जैसे आपने जो कहा है क्या ऐसा होता है, तो नशे की एक ऐसी दास्तान हमारा नाटक बयान करता है कि एक बाप अपनी 8 साल की बच्ची को भी एक इंजेक्शन के लिए बेच देता है इस नाटक में, और उस अपनी माँ को मार देता है, उसकी पत्नी सुसाइड कर लेती है। तो नाटक जैसे ही अपने अंतिम पड़ाव में आता है तो हर एक इंसान को लगता है ये कहानी मेरे गांव में हो रही है, तो वो हमसे इतना जुड़ जाता है। और जिसके साथ हुई होती है वो तो इतना बुरे तरीके से रोता है। हमने हर बार कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन माओं के बेटे गए हैं तो वो उस समय फफक पे रोती हैं। उनको ये लगता है ये हमारा बेटा अभी गया है जैसे। तो वो जो चीज होती है, और हमारा प्ले जब देखते हैं लोग, ये हमारे प्ले की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हम सामने वाले को ये एहसास करवा देते हैं कि ये आपको कोई भी ऐसे बुरे काम के लिए मजबूर कर सकता है जो आप नहीं करना चाहते। जब एक इंसान अपनी बेटी को बेच सकता है तो आप सोचिए किसी सर पे गिर सकता है। तो ये हमारा उनके लिए क्वेश्चन होता है जिससे उनको ये लगता है कि हाँ हमें सोचना चाहिए। हमारा काम है एज ए आर्टिस्ट लोगों के बीच में क्वेश्चन छोड़ना, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। बस यहाँ से हमारी लड़ाई शुरू और यहीं से हमारी लड़ाई आगे बढ़ती है। तो आपके भविष्य के लिए क्या प्लान है इसके लिए? भविष्य के लिए अभी हम कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलकर एक और बड़ा प्ले तैयार करने के प्लान कर रहे हैं जो गाँव में, बड़े शहरों में बड़े लेवल पे किया जा सके, जिसमें एक पूरे परिवार की कहानी दिखाएंगे। अभी जो प्ले हम कर रहे हैं वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं हम एक ऐसा प्ले करें जो पूरा समाज देखे। अभी हम स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं शहर और गांव देखें, और वो देखकर इस बात को पूरा का पूरा उनका विजन क्लियर हो जाए आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्योंकि अगर हमने बीमारी की जड़ बता दी ना तो उसमें हम उस कहानी में बहुत सारी चीजें सामने लेके आने की प्लानिंग अभी चल रही है। कुछ बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी एक बार वो पाइपलाइन में है, और जिस दिन वो क्लियर हो गई उस दिन पूरा समाज और आपका चैनल इस बात को जरूर देखेगा कि वास्तव में बाकमाल काम हुआ है। और उसमें दिखाएंगे भी कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे इसके घरों में ये बर्बादी दिखाता है अपनी, वो सारी चीज़ें वो नाटक पेश करेगा। और वो हमारा आगे का प्लान है कि अब हम कुछ और बड़ा प्ले लेके आए, क्योंकि समाज में मंच बदलाव का काम करता था, है और करता रहेगा, और हमारा मंच इसी के लिए बना हुआ है। और हम मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहां पे लोग इस मंच का इस्तेमाल करते हुए समाज को बचाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी मुहिम है सर। अब आप मेरे को ये बताइए कि आप जो प्ले करते हो क्या उसके कोई चार्जेस वगैरह भी लेते हो? क्योंकि हर कोई प्ले करता है तो उसको कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा ही जी। तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हो? जी, 5 साल से, पिछले 5 साल से आज तक हमने कभी इसका चार्ज नहीं लिया। हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं इसका। बहुत सारी जगह हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, फंडिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पर हम इसका चार्ज नहीं लेते, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर किसी को भी लगे हमने करवाना और हमारे पास पैसा नहीं है तो उसकी वजह से प्ले ना रुके। हमें जगह बुलाया जाता है, कहीं से फोन आता है, सर हम प्ले करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल तैयार हैं सर, इसके चार्ज क्या रहेंगे? मैंने कहा जी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं रहेंगे। हम आएंगे, आप हमें मंच दीजिए, हम प्ले करेंगे।
और हम यही करते हैं। हम जब जाके वहाँ करते हैं तब वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जिनको लगता है कि यार ये आए हैं तो गाड़ी लेके आए हैं, आर्टिस्ट का खर्चा हाँ। भी है, तो वो लगभग इतना दे देता है कि जेब से नहीं लगते और काम चलता रहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज के लिए भी हमारे साथ खड़े हैं, मतलब कि मेंटेनेंस हो जाती जी मेंटेनेंस हो जाती है और हमारा ये कारवां आगे तक चल रहा है। और अभी भी आपको उम्मीद है कि कारवां आगे चलता रहेगा इसी तरह से, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जब भी जो भी हमें जहां बुलाएगा हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे। और कारवां इसलिए चलता रहेगा क्योंकि ये समाज की लड़ाई है और एक अच्छे आर्टिस्ट होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि समाज को हम बता सकें कि आपको लड़ना कैसे है। तो बेसिकली मतलब ये है, अगर आप गांवों में जाकर करोगे तो वहाँ कोई आपको वैसा स्टेज तो नहीं मिलेगा, यही है कि आप वहाँ के नुक्कड़ या वहाँ की मतलब जो भी आपको जगह मिलती है वहीं पर आप प्ले करने लग जी जाते हैं। हमारा प्ले हमने बनाया इसी तरीके से। अच्छा। हम इसको बस में कर देते हैं, हम इसको गाड़ी में रेलगाड़ी में कर देते हैं, हम इसको सड़क पे कर देते हैं, हम इसको नुक्कड़ पे कर देते हैं, हम इसको चौराहे पे कर देते हैं, हम इसको गली में कर देते हैं, हम इसको गांव में कर देते हैं, हम इसको शहर में कर देते हैं, कॉलेज में कर देते हैं, स्कूल में कर देते हैं। जहां जगह मिली हमें बुलाया भी यहाँ खड़े होके करना है, हम वहां से कर देते हैं। क्योंकि हमारे नाटक का फॉर्मेशन हमें इसी तरीके से रखा है ताकि इसमें कम से कम चीजों की जरूरत पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। कई बार हम ज्यादा चीजें मांग लेते हैं तब भी लोग नहीं करवाते, तो हमने बिल्कुल, और 200-400 लोगों में तो हम बगैर माइक कर देते हैं। अच्छा, बिना माइक? बिना माइक 400 लोगों तक आपकी आवाज जी आराम से बिल्कुल पहुंच 400 जाती लोगों तक बगैर माइक आवाज पहुंचती है और बगैर माइक कर देते हैं। ज्यादा भीड़ हो तब थोड़ा साउंड वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वो आम लोग समझ लेते हैं कि हाँ साउंड तो बनता है, तो वो इतना खर्चा कर देते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो बचाव है वो इलाज से ज्यादा बेहतर होता है, तो इस नशे से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? सिंथेटिक ड्रग्स और ट्रेडिशनल ड्रग्स, परंपरागत ड्रग्स जिसे हम परंपरागत नशे कहते हैं, शराब, बीड़ी, जर्दा, सिगरेट, ये हमारे समाज में थे और आज भी हैं। पर जिस समय से ये चल रहे हैं तब से नशे के खिलाफ लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि इनका जो नुकसान हुआ करता था वो किसी एक व्यक्ति विशेष तक हुआ करता था। पूरे समाज को इसकी आग नहीं झेलनी पड़ती। पर अब जो ट्रेडिशनल ड्रग्स है जिसे हम सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं, वो पूरे समाज को तबाह कर। इसलिए बचाव, अगर कोई ये कहता है कि मुझे नशा नहीं, पर मुझे ऐसा तो रहना है कि मुझे पता तो चले मेरा जीवन आगे क्या है, तो हर एक चीज के लिए उसका समय आएगा। यूथ बना है समाज को संभालने के लिए, खुद की जिंदगी बनाने के लिए और अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए। तो यूथ को जितना भी ड्रग्स है, खास करके सिंथेटिक ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और इसका बचाव का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, इससे दूरी। अगर आप किसी भी ऐसी चीज का एक बार सेवन करेंगे, आपको लगता है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, और एक बार जिसे हम कहते हैं भी माड़े मोटे वैल तो जरूर होंगे, पुत्र जट्टदा जवान हो गया भी, थोड़ा मोटा तो कुछ होना चाहिए, तो वो आपको उस दिशा में लेके जाएगा। क्योंकि समाज में नशा और दवाई, इनका बहुत बारीक फर्क है। एक थोड़ी सी चीज आपके लिए दवाई है। कोई 45 से 50 उम्र का व्यक्ति है, अगर वो शाम को 20 से 30 ml ड्रिंक ले रहा है तो उसके लिए दवाई का काम कर रही है। वही एक नौजवान पूरी एक बोतल गटक रहा है, फिर गटकने के बाद गाड़ी चला रहा है, फिर उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो एक परिवार तबाह हो रहा है। तो अब यूथ को ये चीज समझनी चाहिए भी ये हमारे लिए नहीं। ये एक समय आएगा, और क्या करना है, कौन सी ड्रग्स लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है दवाई के रूप में, वो उन्हें समय सीमा तय करनी पड़ेगी। और यूथ तो वैसे ही किसी चीज का मोहताज नहीं होता, उसमें तो एनर्जी वैसे ही बहुत होती है। तो खास करके 35 से 40 से कम उम्र के जितने भी यूथ हैं, जो अपने आप को यूथ बोलते हैं और जो एज है यूथ की, उनको हर एक नशे से दूरी ही बचाव है। दूरी ही बचाव है, तो नशे से दूरी ही बचाव है। जी। तो सर अब आप ये बताइए कि जैसे मतलब अपने देखते हैं कि आसपास आजकल स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा माहौल है। मतलब अगर आप छोटे बच्चे को भी लेंगे ना तो वो भी कहेगा मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। तो इस सब से बचने के लिए क्या लगता है कि चलो थोड़ा सा तो नशा कर ही लेते हैं, शायद हम अपनी स्ट्रेस से ना कुछ टाइम के लिए रिलीफ हो जाएंगे।
नशा कभी भी स्ट्रेस से रिलीफ नहीं करता, वो एक बार सिर्फ आपको भ्रम करता है। भ्रम पैदा करता है, वो आपके अंदर ऐसी चीजें पैदा करता है, आपको लगता है वो चली गई, पर जैसे ही वो उतरेगा नशा, जैसे ही नशा उतरेगा आप वहीं खड़े होंगे जहां आप थे, फिर आप और ज्यादा ड्रग्स लेंगे, फिर आप और लेंगे, क्योंकि नशे से तो नहीं जानी है ना स्ट्रेस। स्ट्रेस तो उस काम की और उस समस्या की जड़ जब तक खत्म नहीं होगी। आप पे पढ़ाई का स्ट्रेस है, जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे वो पढ़ाई करने से स्ट्रेस जाएगी। आपको लगता है मैं एक प्लेयर हूँ और मुझे स्ट्रेस हो जाता है, मेरा परफॉर्म अच्छा नहीं आ रहा है, या मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, तो वो सिर्फ ड्रग्स करने से तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। एक अच्छी प्लानिंग ही आपको एक अच्छी जगह पे लेके जाएगी, और ड्रग्स कभी भी आपको रिलैक्सेशन नहीं देती, वो आपको बर्बादी की ओर लेके जाती है। सिर्फ वो भ्रम पैदा करती है कि मैं आपके लिए रिलैक्सेशन का काम कर रही हूँ, तो ड्रग्स कभी रिलैक्सेशन नहीं हो सकती। सही बात है। और सर, इस प्ले की वजह से आपका अपनी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है प्ले करने से? प्ले करने से इम्पैक्ट ये होता है कि मुझे बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, आओ बैठो हमारे साथ, तो मैं खुद बचा हुआ हूँ। ये मेरी इस प्ले की बदौलत ही आज मैं बचा हुआ हूँ, नहीं तो शायद मैं भी नहीं बच पाता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के चपेट में आ जाता। और मेरी बेटी जो 8 साल की है, एक 8 साल की बच्ची में एक ड्रग्स के लिए इतना भर गया इस समय कि उसको ये लगता है जिंदगी में, मुझे ये बोलती है पापा कभी ड्रग्स नहीं करनी। तो मैं अपनी बच्ची को ये बात समझाने में सफल रहा, ये मेरी अचीवमेंट है। और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जो जब मुझे ये कहते हैं कि यार आप अच्छा कर रहे हो, मेरी वाइफ भी मुझे अच्छा सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए, तो अच्छा लगता है। पूरी फैमिली कहती है आप कीजिए, क्योंकि आप लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। मतलब सुधार हो रहा है। हाँ, मतलब सुधार हो रहा है, आपके प्ले से सुधार हो रहा है। मैं इतना तो जो 4-5 सालों में महसूस किया है, जो सुधार शब्द है वो हम माप नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का काम है। समाज एक बहुत बड़ा स्तर है जहाँ पे हम सुधार कोई चीज़ या एक थोड़ी सी जगह में क्राइटेरिया हो तो हम बता दें ये निश्चित सुधार हुआ है, क्योंकि लड़ाई लंबी है और लगातार जारी रहेगी, इसलिए हम लड़ रहे हैं। आगे समाज जो हमारे साथ खड़ा होगा, किस तरीके से हमें सपोर्ट करेगा, यूथ हमें किस तरीके से सपोर्ट करेगा, सुधार और रिजल्ट यूथ और समाज तय करेगा। हमारा काम है सिर्फ लड़ना और लोगों को अवेयर करना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। अब आप मेरे को ये बताइए कि आपकी पूरी फैमिली इसमें सपोर्ट करती है? कभी ये नहीं कहते कि नहीं नहीं बस करो, अब आप जॉब भी लगे हुए हो, आपके पास टाइम नहीं है, हमें टाइम दो? नहीं, पूरी फैमिली मतलब कहते हैं कि जाओ आप प्ले करो? जी बिल्कुल, कई बार होता है ऐसा, क्योंकि घर के काम भी कई बार ऐसे होते हैं। हाँ, तब उनको लगता है, पर वो कहते हैं, कई बार डरते हैं वो किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं जिस चीज़ के खिलाफ लड़ रहा हूँ वो चीज़ में ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। तो फैमिली कई बार डरती है, अगर आपको किसी ने कुछ कर दिया तो हमारा क्या होगा। तब मैंने उनको बहुत बार बोलता हूँ, शहीद होने का दर्जा तो शायद मुझे नहीं मिलेगा, पर कम से कम शायद लोग इतना तो याद जरूर करेंगे, एक इंसान था जो नशे के खिलाफ लड़ा था, और उसकी मौत इसलिए हुई थी कि वो लोगों को ये बता रहा था कि आप नशा नहीं करें और खुद के परिवार को बचाएं। इसके क्या दुष्प्रभाव हैं उनसे अपने परिवार को जी 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 बिल्कुल। तो शायद मैं ऐसा अचीवमेंट अगर मुझे मिले तो मैं भगत सिंह तो नहीं बन पाऊंगा, पर मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूँ। शायद अगर मैं ऊपर जाके उनसे मिलूंगा तो मैं उनको कहूंगा कि मैं आपके रास्ते पे चलने की कोशिश की। रोशनी तो रोशनी ही होती है, चाहे सूरज से हो चाहे लैंप से हो, रोशनी तो रोशनी हो रही है। जी बिल्कुल, वही बात है। और खुद भगत सिंह ने अपने आखिरी समय में ये कहा था कि मैं एक किताब का पन्ना मोड़ के जा रहा हूँ, जो लेनिन पढ़ रहे थे उसका पन्ना मोड़ के जा रहा हूँ, और आने वाले यूथ को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस पन्ने से आगे अपनी ज़िंदगी को शुरू कीजिएगा। तो उनके दिखाए रास्ते पे उनको आइडियल मानते हुए बस यही करना है कि जब तक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाशुए का दिल में। सर, आपका जज्बा बहुत ज़्यादा अद्भुत है। इस नशे को लेकर जो आपने मुहिम चलाई है, हैट्स ऑफ, रियली हैट्स ऑफ टू यू। हैट्स ऑफ सर, थैंक यू। अब आप लास्ट में जाते जाते हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बस वो बता दीजिए। मैं सभी यूथ को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, हम अपनी एनर्जी को,
हम अपनी जवानी को एक ऐसे काम में ला सकते हैं जिसे हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को, हमारे अपनों को गर्व हो। तो आपको तय करना है कि आप किसी को गौरवान्वित करना चाहते हैं या शर्मिंदा करना चाहते हैं। सिर्फ शर्म से माँ बाप इसलिए मर जाते हैं जब वो ये सुनते हैं कि उनका बच्चा किसी बुरे काम को लेकर समाज में अपनी पहचान बना रहा है। तो हमें दूर रहना है ऐसे लोगों से जो हमें भटकाव की ओर लेके जाए। आओ हम अच्छी चीज़ों को पढ़ें, हम अच्छे लोगों को पढ़ें, हम अपने अच्छे आइडियल बनाएं और अपनी ऊर्जा को समाज के हित में और देश हित में और अपने परिवार के लिए लगाएं। और ख़ास करके आपके इस गपशप का मैं बहुत बहुत आभार हूँ जिन्होंने हमारी इस लड़ाई को अपने श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए हमें यहाँ बुलाया। और हम भी आपके आभारी हैं जी जानी जी। आपके जैसा व्यक्तित्व हमारे साथ आया है जिसका आपके जैसे व्यक्तित्व आप मुहिम को अपनी मुहिम को चला रहे हैं। हमारी पूरी दुआएं आपके साथ है कि आप इसी तरह से अपनी मुहिम को चलाते रहिए और हम सब क्या पूरा का पूरा देश आपके साथ जुड़ेगा। बहुत बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू।